नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। बजट को लेकर के अलग अलग वर्ग कई उम्मीदें लगा करके बैठा हुआ है और इसी कड़ी में कामकाजी महिलाओं से जुड़ी उम्मीदें भी रहती हैं। इसी को लेकर हमारी टीम ने उदयपुर की कामकाजी महिलाओं से बात की है। महिलाओं का कहना है कि जीएसटी को कम किया जाए, साथ ही कार्यस्थल पर महिला सुरक्षा और महंगाई पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, जिससे कि महिलाओं को राहत मिल सके। और क्या कहना है महिलाओं का, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। 1 फरवरी को पूरे देश का इंतजार है। कई वर्ग अलग अलग उम्मीदें लगाए बैठे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उम्मीदें और सबसे ज़्यादा जो योजनाएं चलती है वह महिलाओं से जुड़ी हुई है। और केंद्रीय बजट जो 1 फरवरी को पेश होने वाला है, उससे जुड़ी हुई भी कई उम्मीदें महिला वर्ग को रहती है और महिला वर्ग कई उम्मीदें भी रखती है। हमारे साथ में उदयपुर के उद्योग जगत, बिजनेस और वर्किंग वुमेन्स हमारे साथ में, जिनसे बात करेंगे कि वो 1 फरवरी को आने वाले बजट पे क्या डिमांड रखते हैं, उनकी क्या मांग है। मैम, आपका नाम बताइए और 1 फरवरी को बजट पेश होने वाला है, उसको लेकर आप क्या उम्मीद रखती है सेंट्रल गवर्नमेंट से? मेरा नाम अनीता भाणावत है, मैं राजस्थान गवर्नमेंट में जॉब करती हूँ और इस बजट से उम्मीद है कि इनकम टैक्स की लिमिट बढ़ाई जाए, क्योंकि जितनी महंगाई बढ़ गई है उतनी सैलरी सबको लगता है ज़्यादा है, लेकिन इनकम टैक्स में इतना पैसा कट जाता है। और यही है कि लेडीज़ के लिए हर जगह इतनी फैसिलिटी हो। आजकल घुटनों की तकलीफ भी सबको हो गई, तो कमोड वगैरह जो गवर्नमेंट स्कूल में नहीं होते हैं, आजकल होने लगे हैं, फिर भी व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है। तो वो व्यवस्था लेडीज़ के लिए हो, लेडीज़ नीडर होकर हर जगह काम कर सके। और अगर टैक्स लिमिट नहीं बढ़ती है तो लेडीज़ के लिए स्पेशल कुछ होना चाहिए, जैसे कि ओल्ड एज वालों के लिए होता है, ऐसे लेडीज़ के लिए भी 5% भी गवर्नमेंट बढ़ाए तो अच्छा लगेगा। अच्छा, आपके क्या नज़रिए में देखते हैं, कोई बिजनेस भी करना चाहती है अगर वुमेन, तो उनको उसको क्या फेस करना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उसको क्या सुविधा देनी चाहिए? आज की लेडीज़ हर क्षेत्र में वो चाहती है कि मैं भी कमाऊँ, कुछ भी करूँ, तो गवर्नमेंट ये मतलब सरकार को उनके लिए कुछ लोन वगैरह की व्यवस्था करनी चाहिए। मैम, आपसे जानना चाहूँ, आपका नाम बताइए और क्या सोचते हैं केंद्रीय बजट जो पेश होने वाला है उससे महिला वर्ग को क्या उम्मीद है, आपको क्या उम्मीद है? हाँ, सभी को नमस्ते। मैं नैना जैन हूँ, सोशल वर्कर हूँ। मैं ये चाहूँगी कि सीतारमण जी से कि आप जब बजट पेश कर रही हैं तो मैं चाहती हूँ कि अब भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पे कभी भी ज़्यादा सर्दी पड़ जाती है, कभी ज़्यादा बारिश आती है और कभी बहुत गर्मी पड़ती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि अपने भारत के अंदर खेती के अंदर जो नुकसान होता है किसानों को, उसके लिए सीतारमण जी को सोचना चाहिए, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि बहुत बारिश होती है तो गेहूं ख़राब हो जाते हैं, तो गरीबों को जो गेहूं मिलते हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं मिल पाते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ किसानों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। महिलाओं को लेकर आप क्या कहना चाहिए? क्योंकि महिलाओं के लिए तो यही है कि आज मैं हाउस वाइफ हूँ, तो मुझे पता है कि हर जब महीने का खर्चा होता है वो बहुत मुश्किल होता है। जैसे सिलेंडर है, हमेशा भाव बढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो ये सब चीज़ों के लिए बड़े। और आप देखते हो कि एप्पल होता है या कोई भी फ्रूट है, बहुत महंगे हो रहे हैं। तो देश के अंदर जो उत्पादन होता है उसको देश की कीमत पे बेचे कि बाहर से अपन को लाना नहीं पड़े। बस यही कहना चाहती हूँ। मैम, आपका नाम बताइए और एज ए बिजनेस वुमेन आप क्या सोचते हैं, किस एरिया में महिलाओं को फ़ायदा होना चाहिए, क्या आना चाहिए बजट में? दीपमाला मेवाड़ा। मैं जैसे कि इवेंट मैनेजमेंट करती हूँ, तो मैंने देखा है कि जनरली एक तो फीमेल्स के लिए कोई भी चीज़ करना इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उनको फेस करनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है कि एक सेफ्टी, सिक्योरिटी और एक कॉन्फिडेंस लेवल फीमेल्स के लिए बढ़ाने के लिए इस तरीके के गवर्नमेंट्स को कुछ रूल्स बनाने चाहिए, जिससे कि वो एक कॉन्फिडेंस लेवल पे आके अच्छे स्तर पे काम कर सके। आज देश के विकास में महिलाओं का बराबर का हिस्सा है। हर फील्ड में आप देखेंगे सब जगह आपको महिलाएं मिलेगी, और बल्कि मुझे लगता है कि महिलाओं में एक जोश, एनर्जी और एक कॉन्फिडेंस लेवल जो काम करने का होता है ना, वो जितना होता है वो कर नहीं पाती है, क्योंकि जो उसका बैक सपोर्ट अगर हम बोलें तो वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है। मार्केट में दिखना और उसको पर्सनली करना, ये चीज़ें बहुत डिफरेंट है, क्योंकि उसको एक मॉरल सपोर्ट, गवर्नमेंट का सपोर्ट, सोसाइटी का सपोर्ट, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। बट ये नाम मात्र की है। अगर आज हम सही मायने में देखें तो इतने सारे कानून, रूल्स सब कुछ बने हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं महिलाओं को डिमोटिवेट किया जाता है। वो जिस फील्ड में भी काम करेगी तो वहाँ एक कॉम्पिटिटर उनके आगे ऐसा खड़ा कर दिया जाता है, या वहाँ उनको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती है जिससे कि वो अच्छे से खुल के काम कर
कर सके। उनको वो फील्ड नहीं दिया जाता है जहाँ उनके पास फ्रीडम हो काम करने की। उनके लिए हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है, टाइम लिमिटेशन, सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें हैं जो महिलाएं फेस कर रही है आज के टाइम पे। तो इतना इजी नहीं है महिलाओं के लिए मार्केट पे निकलना और काम करना। तो एक तो सेफ्टी, सिक्योरिटी और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, और कॉन्फिडेंस लेवल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसके बिना कोई काम कर ही नहीं सकता। मैम आपका नाम बताइए, और मैं जानना चाहूँगा कि बिज़नेस करते हैं आप, बिज़नेस से ही जुड़े हैं। जी हाँ। तो बिज़नेस में क्या होना चाहिए, आप किस तरह से बिज़नेस करते हैं और इसमें क्या परेशानियाँ देखने को मिलती है, और गवर्नमेंट को किस तरह से हेल्प करना चाहिए आप? मैं विजय लक्ष्मी कलुंडिया होटलियर हूँ और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की मैं प्रेसिडेंट हूँ, उदयपुर विंग की। तो बिज़नेस वुमेन होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगी कि सरकार की महिलाओं के लिए कई योजनाएं हैं जो बिज़नेस में उन्हें हेल्प कर सकती है। कई ऐसी योजना है जिनको बहुत इजी लोन्स हो सकते हैं, सरकार ने लागू कर दी, लेकिन वो नीचे के स्तर तक पहुँच ही नहीं पाती है। यहाँ तक कि केंद्रीय स्तर पर पहुँच जाती है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या कस्बे के लेवल पे किसी को पता ही नहीं होता कि सरकार ने इतनी योजना, जैसे अभी लाडली बेटी योजना के तहत भी कितना सबको बेनिफिट्स हो रहा है। तो इस तरीके की योजना सरकार की कई हैं। जैसे अभी दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें हमारी जो स्मृति ईरानी जो नेशनल एडवाइज़र है, उन्होंने कहा कि सरकार ने महिलाओं के लिए इतनी योजनाएं शुरू कर रखी है कि वो बिना पैसे लगाए, अपना एक पैसा लगाए भी अपना बिजनेस शुरू कर सकती है। लेकिन अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोकल लेवल पे कोई भी उनको बताने वाला नहीं है। तो मैं ये चाहूँगी कि इस तरीके के अवेयरनेस प्रोग्राम हर कस्बे में, हर गांवों में, हर जिले में, डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचाया जाए, ताकि पता चले कि हमारे लिए क्या क्या योजनाएं बनी हुई है। साथ ही सरकार ने सब तरीके की उन्होंने सुविधा दे रखी है। लेकिन एक बात मैं चाहूँगी कि कहीं न कहीं महिला आज भी अनसिक्योर्ड फील करती है कि आज मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, लेकिन मैं अगर हाउस वाइफ हूँ, कुछ भी अभी नहीं कर रही हूँ, अगर मेरा बुढ़ापे में क्या होगा। तो उनके लिए कोई पेंशन योजना भी एक महिलाओं के लिए शुरू करनी चाहिए, ताकि वो अश्योर हो जाए कि मैं भी बुढ़ापे में मेरे लिए इतना पैसा सरकार की तरफ से मिल सकता है, अभी मैं इतना जमा कराऊं तो, या कुछ ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम उनके लिए होना चाहिए। साथ ही जब डिजिटल का युग है सबका, तो महिलाओं के लिए अलग अलग डिजिटल लिटरेसी के प्रोग्राम, फाइनेंशियल लिटरेसी के प्रोग्राम एक स्पेशल महिलाओं के लिए हर स्तर पर आयोजित करना चाहिए। मैं माननीय सीतारमण जी से यही अनुरोध करना चाहूँगी कि महिला आज भी बिजनेस में है, लेकिन कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गांव की महिलाओं में टैलेंट छिपा हुआ है, लेकिन ये कि हमारे पास पैसे नहीं है बिजनेस शुरू करने के लिए, इसलिए उनका टैलेंट दब रहा है। ठीक मैम, आपसे जानना चाहता हूँ, बिजनेस के साथ साथ हर महिलाओं को कहीं ना कहीं अपने घर का मैनेजमेंट भी करना पड़ता है। तो क्या वो मैनेजमेंट कहीं महंगा है, या फिर महंगा है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ये जानना चाहिए। जी, मेरा नाम साधना तलेसरा है। आपने अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि आई एम अ होम मेकर। तो बहुत अच्छी योजना है, सीतारमण जी पिछले टाइम से चला रही है, और वो एक बजट मिनिस्टर है और वो एक महिला है, तो वो हमारी प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझती है। तो जब कोई महिला बजट पेश करती है तो वो महिलाओं को ध्यान में रख के चीज़ें करती है। तो अभी फ़िलहाल जो लास्ट टाइम बजट आया था, उस हिसाब से महंगाई और थोड़ी सी बढ़ी ही है। तो हम हमेशा नीचे तबके की बात करते हैं, लेकिन ऊपर के तबके के वो और नीचे के तबके दोनों की प्रॉब्लम्स अलग है, लेकिन प्रॉब्लम्स हैं। और टैक्स की जो लिमिटेशन है वो सबसे पहले कम की जाए। 18% जीएसटी सब जगह लागू होती है। यहाँ तक कि जो सेविंग्स होती हैं, सेविंग्स में भी आप उसको टैक्स फ्री करें, क्योंकि जो मिडिल क्लास लोग हैं जिनका अगर एफडीज जमा है और उनको अगर वापस टैक्स के साथ ही अगर उनको उसका रिटर्न मिल रहा है, तो वो उनका सेविंग न के बराबर हो जाता है। जितना वो सेव करते हैं उनको वापस वैसा का वैसा मिल जाता है। इसीलिए कोशिश करके ये की जाए कि जो लघु उद्योग हैं, एमएसएमई वर्ल्ड जो अगर सपोज अभी विमेन एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा दे रही है, तो आप उनको सबसे पहले रिबेट देने की कोशिश करें, जितना हो सके उनको टैक्स फ्री करें। जितने भी नए विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको अगर 10 लाख रुपए आप उनको दे भी रहे हैं, तो कोशिश ये रहे कि उनका जब तक 3 साल तक अगर उनका बिजनेस ग्रो नहीं होता है, तब तक उनसे उनकी रिटर्न की उम्मीद ना करें। और सेफ्टी, क्योंकि भारत एक पुरुष प्रधान देश है, तो हमारे पास विमेंस के लिए पेट्रोलियम टीम नहीं है। मेल पेट्रोलियम टीम है, फीमेल पेट्रोलियम टीम नहीं है। तो आप सबसे पहले उस पेट्रोलियम टीम को घोषित करें जो फीमेल्स को सिक्योर करने के लिए हर जगह खड़ी रहे, क्योंकि आजकल महिला सशक्त हो गई है, महिला जागरूक हो गई है, सारे काम आजकल वही कर रही है। तो उसको फाइनेंशियली भी सिक्योरिटी और सपोर्ट मिले और मेंटली इमोशनली भी उसको सपोर्ट दिया जाए। आप कुछ बोलना चाहेंगे?
हाँ, मैं बोलना चाहूँगी। मैं कविता श्रीवास्तव, मैं हाउसवाइफ हूँ। मैंने देखा है कि जीएसटी से हर कोई परेशान है, चाहे किसी भी फील्ड में हो, किसी भी चीज़ में हो। जीएसटी की बहुत मारामारी है और मैं चाहती हूँ कि हेल्थ और जो हम इंश्योरेंस करते हैं उसका जो प्रीमियम है उस पर जीएसटी कम होनी चाहिए और इसका सीतारमण जी को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग देखते हैं हमारे घर में भी जो माहौल है या हर कोई है, जीएसटी की बहुत बातें होती हैं और हर कोई इससे परेशान है। तो बस मैं ये चाहूँगी कि जीएसटी पे ध्यान दिया जाए और उसको कम करने की कोशिश की जाए। आप बताएं मैम, क्या उम्मीद रखती है बजट को लेकर आप? मैं कुछ नया बोलना चाह रही हूँ। मेरा नाम मीरा मजूमदार, उदयपुर कलेक्ट्रेट से 36 साल की सर्विस करके मैं रिटायर्ड हुई हूँ। अभी मेरा बिजनेस है हेरिटेज सारिश के। अब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि लेडीज़ के लिए कहीं पे भी किसी भी स्टेट में रीको टाइप इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, तो जो लेडीज़ लघु उद्योग कर रही है ना, उनके लिए छोटे छोटे प्लॉट काट के गवर्नमेंट को और उनको अलॉट करनी चाहिए। मिनिमम चार्ज पे अलॉट करें और उसके लिए लोन देवें ताकि लेडीज़ आगे जाके उस बिजनेस को अच्छे से कर पाएँ, और लोन पे भी ब्याज है ना जेंट्स के प्रति कम रखें। ठीक। उदयपुर की उद्योग जगत से जुड़ी महिलाएं जो कई तमाम अलग अलग व्यापार से जुड़ी हुई है, व्यापार कर रही है, बाजार में अपना नाम भी कर रही है। सुरक्षा, जीएसटी सहित तमाम मांगे केंद्रीय बजट में उन्होंने रखी है। विपिन सोलंकी, एनडीटीवी, उदयपुर। केंद्रीय बजट को लेकर पूरे देश में चर्चाएं हैं और बीकानेर के लोगों की भी इसमें ढेर सारी उम्मीदें हैं। बीकानेर की जनता सरकार से क्या चाहती है और शहर को विकास की दौड़ में आगे लाने के लिए क्या करना जरूरी है, इन्हीं मुद्दों को लेकर एनडीटीवी की टीम ने बीकानेर के कुछ लोगों से बात की है। लोगों ने कई मुद्दों पर खुलकर राय रखी। लोगों का कहना है कि टैक्स में राहत मिलनी चाहिए। साथ ही लोग सड़क और सीवरेज की बदहाल स्थिति को सुधारने की मांग कर रहे हैं। इंफ्रा में सुधार की जरूरत है। शहर को मून सिटी के रूप में विकसित किया जाए, ये उम्मीदें भी हैं। इसके अलावा क्या कुछ कहना है लोगों का, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हर साल केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने अपने बजट पेश करती हैं। हर साल देश की जनता को इंतज़ार रहता है बजट के आने का। देश की जनता बहुत उम्मीदें लगाती हैं कि इस बार बजट में आवाम के लिए कुछ ख़ास सरकार की तरफ से हमें मिलेगा, सरकार की तरफ से ख़ास घोषणाएं होंगी। हर शहर भी इंतज़ार करता है कि उसके शहर को बहुत कुछ मिलेगा सरकार की तरफ से। बीकानेर की आवाम क्या सोचती है, हम बात करते हैं। बीकानेर हम बता दें कि ऐतिहासिक शहर है, 550 सालों से ज़्यादा पुराना शहर है। बीकानेर वो शहर है 1947 से पहले जब लोगों ने रेल का नाम सुना था, बीकानेर शहर में रेल चला करती थी, यहाँ बाकायदा रेलवे स्टेशन था। जब दूसरे लोगों ने हवाई जहाज़ आसमान में देखे थे, बीकानेर में हवाई जहाज़ उड़ा करते थे, यहाँ हवाई अड्डा भी था। दूसरे लोगों ने जब बिजली का नाम सुना था और उनके शहरों की रातें, सड़कें मशालों से रोशन होती थीं, बीकानेर में बल्ब लगे हुए थे, खंबे लगे हुए थे, बिजली से सड़कें रोशन होती थी। दूसरे शहरों में जब कुओं से कंधे पर घड़े भर भर के रख के लाया करते थे, बीकानेर शहर में बाकायदा पाइपलाइन घरों में जाती थी। ये बीकानेर की डेवलपमेंट था। दूसरे शहरों में नीम हकीमों के पास जाकर इलाज कराने की परंपरा थी। बीकानेर में शानदार हॉस्पिटल प्रिंस विजय सिंह मेमोरियल के नाम से हॉस्पिटल था। लेकिन आज़ादी के बाद बीकानेर डेवलपमेंट की दौड़ में पिछड़ता गया और अभी तक बीकानेर राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा शहर होते हुए भी अभी भी डेवलपमेंट की दौड़ में पीछे है। ये कारण कुछ भी कह दें, सबसे बड़ा कारण जो रहा वो राजनीतिक नेतृत्व था। पॉलिटिकल लीडरशिप यहाँ की रही जो कभी मजबूत नहीं रही 1947 के बाद। 1947 से पहले महाराजा गंगा सिंह जैसा शासक बीकानेर को मिला हुआ था। महाराजा गंगा सिंह एक प्रोग्रेसिव शासक कहे जाते थे जिनकी पहुँच महारानी विक्टोरिया तक थी। बहरहाल हम बात करते हैं बीकानेर के लोगों से। सर नमस्कार। सर, बजट आने वाला है, क्या उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद यही करें कि बीकानेर में पहले तो रेल का बंदा है और फाटक है वो सही हो जावे। और बहुत समस्या है, कुछ नेता आते हैं करते कुछ नहीं है, खाली लल्लू बना के भग जाते हैं। तो बीकानेर को क्या मिलना चाहिए? बीकानेर को तो सुविधा मिलनी चाहिए हर चीज की जी, वो मिले तभी हो ना। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम बता दें अपना। भवानी शंकर। ये भवानी शंकर जी, इनका ये कहना है कि नेताओं की कमी की वजह से बीकानेर पिछड़ा हुआ रहा। सर, आप क्या कहेंगे, क्या उम्मीद कर रहे हैं देश के लिए और खास बीकानेर के लिए भी? जी, बीकानेर के लिए तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि रेलवे फाटक की जो समस्या है वो बहुत ही गंभीर है।
कोई भी बड़ा नेता या कोई भी छोटा भी नेता हो तो भी एक बार मतलब सिटी में से गुजरे तो उनको पता चलता है कि कितनी बार रेलवे क्रॉसिंग पे खड़ा रहना पड़ता है। ये सबसे बड़ी आज की समस्या है। आज किसी के पास वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम की बहुत कमी है और उसी कमी की वजह से एक एक दो दो घंटे तक मतलब क्रॉसिंग पे खड़ा रहना आज के समय में बहुत ही दुष्कर है। हृदय स्थल पे बनी हुई है बिल्कुल बीकानेर एकदम कोर्ट गेट के पास एकदम मेन सिटी में रेलवे लाइन गुजर रही है। या तो इसको रेलवे स्टेशन को चेंज किया जाए या फाटक की समस्या कम से कम हल की जाए, ज्यादा नहीं तो सिर्फ 2 व्हीलर के लिए भी रास्ता निकालना चाहिए उनको। उम्मीद क्या कर रहे हैं मोदी जी तो की सरकार बजट पेश करने जा रही है? यही सबसे पहले रेल की समस्या सही हुई है। कोर्ट गेट बीच बाजार बंद पड़ा रहता है, एकदम 2-2 घंटे बंद रहता है, घंटा बंद रहता है। ये उम्मीद रखते हैं कि तो वहाँ क्या बनना क्या चाहिए? अंडरब्रिज बनना चाहिए, अंडरब्रिज बना दे। अंडरब्रिज तुरानी बाजार में बना है तो इधर भी बन सकता है। फ्लॉप है। फ्लॉप तो क्या है, मतलब कुछ तो रास्ता सॉल्व हुआ ही है पहले से तो कम और समस्या बेहतर तरीका क्या हो सकता है? और बेहतर तो बाहर से निकालो रोड, रेल की समस्या तो रेल को बाहर से निकालो। हमने तमाम लोगों से बात की तो बहरहाल जो बातें सामने आई हैं वो तमाम बातें यही सामने आई कि बीकानेर को अभी तक 1947 के बाद से कुछ भी नहीं मिला है। वजह ये है कि यहाँ का पॉलिटिकल लीडरशिप काफ़ी कमज़ोर रहा है। यही वजह है कि दूसरे शहर जहाँ तरक्की की दौड़ में आगे निकल गए वहाँ सिर्फ एक समस्या की वजह से बीकानेर अभी तक पिछड़ा हुआ है। और समस्या है कोर्ट गेट, जो बीकानेर का हार्ट प्लेस है, हृदय स्थल है, वहाँ पर बना हुआ रेल फाटक जो पूरे शहर को 2 हिस्सों में बांटता है और लाखों लोगों की ज़िंदगी रोज़ाना परेशान करता है। बहरहाल आवाम बहुत उम्मीद कर रही है कि अगला जब बजट आएगा, इसी बार का जब बजट आएगा तो बीकानेर को बहुत कुछ मिलेगा, वहीं देश को भी बहुत कुछ मिलेगा। NDTV के लिए कैमरामैन राजेश छंगानी के साथ डॉक्टर नासिर जैदी, बीकानेर। और इस दौरान केंद्रीय बजट से बूंदी जिले को काफी उम्मीदें हैं। NDTV राजस्थान की टीम ने अलग अलग सेक्टर से जुड़े लोगों से बातचीत की है। लोगों ने बूंदी पर्यटन को विशेष पैकेज देने की मांग की। युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध हों और इसके अलावा परिषद से बूंदी को UIT बनाए जाने के साथ लोग बूंदी बस स्टैंड के विस्तार और बसों की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। बड़े शहरों के तर्ज पर मास्टर प्लान लागू हो और नगरीय तंत्र को मजबूत करने के साथ बूंदी के चावल को GI टैग देने की मांग हो। लोगों ने केशोरायपाटन शुगर मिल को शुरू करने की मांग की है। और क्या कहना है लोगों का, इस रिपोर्ट में आप देखिए। राजस्थान में आगामी दिनों के अंदर जो है राजस्थान का बजट पेश होगा। ऐसे में बूंदी को क्या उम्मीद है? क्या बूंदी के पर्यटन को जो है 4 चांद लगेंगे, यहाँ की सड़कों को 4 चांद लगेंगे, या सफाई व्यवस्था या बड़ी इंडस्ट्री? तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए हमारे साथ तमाम लोग मौजूद है, विभिन्न सेक्टरों से मौजूद है लोग। इनसे सीधा जानने की कोशिश करेंगे कि बूंदी के मन में क्या है, सरकार से ये क्या उम्मीद करते हैं। हम सीधा बात कर लेते हैं बूंदी में किसानों की, क्योंकि बूंदी को चावल का एक धान का कटोरा भी कहा जाता है। ऐसे में बूंदी की क्या उम्मीदें हैं, इंडस्ट्रीज बढ़े और किसानों की क्या उम्मीद है? आप क्या कहना चाहेंगे? राजस्थान के बजट आ रहा है तो किसान क्या सोचता है? देखो, बजट तो हर साल ही आते हैं, लेकिन इस साल डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में भी भाजपा सरकार है और राजस्थान में भी भाजपा सरकार है, तो इससे किसानों को काफ़ी उम्मीदें हैं। एक तो केशोरायपाटन शुगर फैक्ट्री चालू होना चाहिए, पहली फर्स्ट प्रायोरिटी तो किसानों की है। दूसरा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है, ये बहुत बड़ी स्कीम है, लेकिन इसमें किसानों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसलिए इसका पारदर्शिता पूर्वक पालन हो और किसानों को बराबर जब नुकसान हो फ़ायदा मिले। दूसरा, किसानों की करीब हर साल अतिवृष्टि होने से खरीफ की फसलें नष्ट हो जाती है, उसका भी सरकारों की तरफ से वादे किए जाते हैं, गिरदावरियाँ होती है, सर्वे होता है, लेकिन 1 रुपया मुआवजा का नहीं मिलता है, वो भी समय पर मिले। और भी यहाँ पर बूंदी जो है एक धान का हब है, यहाँ से सीधा निर्यात की ऐसी व्यवस्था हो धान की, ताकि यहाँ का किसान ऊपर उठ सके और किसानों से कृषि से संबंधित यहाँ पे कोई कारखाने, इंडस्ट्री वगैरह हो, ऐसी उम्मीद हम बजट से करते हैं। GI टैग नहीं है बूंदी के चावल को, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये बहुत बड़ी कमजोरी है कि बूंदी की बासमती जो वर्ल्ड फेमस है उसको अभी तक भी GI टैग नहीं मिला है, ये भी मिलना चाहिए, हम ऐसे आशा करते हैं। तो बिल्कुल किसानों को साफ तौर से कहना, महत्वपूर्ण बात यही है कि जो बूंदी की केशोरायपाटन शुगर मिल है उसे शुरू किया जाए और बूंदी के चावल को जो है यहाँ पर GI टैग दिया जाए। हमारे साथ और भी लोग मौजूद है। किस तरीके से बूंदी का आम आदमी सोचता है कि जो है बजट उनके लिए बहुत बेहतर होगा, क्या कहना चाहेंगे आप? भाई, राजस्थान में और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। यदि बीजेपी सरकार बूंदी के विकास के प्रति सजग है तो ये विकास जब भी संभव है
जब बूंदी को यूआईटी का दर्जा मिले, पहली चीज़। दूसरी बात, जो बूंदी का बस स्टैंड है पुरानी कृषि उपज मंडी में शिफ्ट होना चाहिए। और तीसरा, जहाँ पे बस स्टैंड वर्तमान में है वहाँ पे मिनी सचिवालय खुलना चाहिए, जिससे बूंदी का विकास हो। बूंदी में विकास के साथ साथ रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। और ये डिपेंड करता है सरकार के ऊपर। यदि बूंदी में राजस्थान सरकार चाहेगी तो ये काम करके बूंदी का डेवलपमेंट और विकास कर सकती है, यदि उनकी मंशा साफ हुई तो। बिल्कुल, उनकी मंशा साफ हुई तो कर सकते हैं। हमारे व्यापारी सेक्टर के कुछ लोग भी मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे आप, बजट की क्या उम्मीद है आपकी? पूर्व में भी जब यूपीए सरकार और राजस्थान में जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उस समय भी जो बूंदी में सभापति थे, उस समय भी मांग उठी थी व्यापारियों की कि जो इंदिरा मार्केट, कोटा रोड, जो बहुत सारे बाजार हैं, इनकी छतों पर अलॉटमेंट किया जाए दुकानदारों को। अब दुकानदारों को वैसे ही छोटी छोटी दुकानें और उनको जगह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थितियों पहले भी हमारी मांग थी कि हमारी छतें आवंटित की जाए। छतें आवंटित के साथ साथ दुकानदारों का भी रोजगार बढ़ेगा, उसके साथ साथ पर्यटन की दृष्टि से भी अगर देखा जाएगा तो पर्यटन में भी एक बढ़ावा मिलेगा। साथ ही व्यापारी वर्ग जो केंद्र होता है संपूर्ण जिले का, जहाँ पर सभी आम आदमी आते हैं, तो उसको सुव्यवस्थित करना नगर परिषद हो, सरकार हो, इनकी जिम्मेदारी बनती है। परंतु वर्तमान में ये स्थिति है कि बूंदी में जगह जगह कचरे के डिपो बने हुए हैं, साफ सफाई की व्यवस्था है। शौचालय को हम देखें तो हमें आए दिन हमें फ़ोन करना पड़ता है सफाई के निमित्त। तो ऐसी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए कोई अच्छी योजना बनाई जाए, आम आदमी को भी जागरूक किया जाए, आवश्यकता पड़ती है कठोर कार्रवाई भी की जाए। तो जैसे आप उदाहरण देखो, एमपी में इंदौर टॉप सिटी में नाम चलता है, क्यों? साफ सफाई के में। तो पर्यटन के साथ में साफ सफाई बहुत आवश्यकता है। बाहर से आते हैं फॉरेनर, तो वो भी अगर इसी दुर्दशा देखते हैं तो वो भी पीड़ित होते हैं और हमें अपने आप को शर्म को महसूस होती है। तो हम तो आगामी बजट में ये अपेक्षा करेंगे कि व्यापारी वर्गों को भी ध्यान रखा जाए। बूंदी को डेवलप करने के लिए आप विभिन्न मार्केट को खोला जाए, नगर परिषद की ज़मीन आगे जाके कहीं और जगह अलॉटमेंट होने की संभावना है। नगर परिषद की बिल्डिंग बन गई है, नगर परिषद की जो जगह है, पशु चिकित्सालय है, वहाँ पर नए बाजार खोले जाए ना। बूंदी में प्रॉपर्टी के भाव देखो आप, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, 10 बाई 12 की दुकान 1.25 करोड़ रुपए की। ऐसे में बेचारा आम आदमी कैसे दुकान खरीदे? तो जब सरकार और जो जिला प्रशासन अगर इस ओर ध्यान देगा और इस ओर आगे बढ़ावा की अगर मानसिकता रखेगा, तो अगर ये नए नए बाजार खुलेंगे तो बहुत महंगाई को भी कंट्रोल मिलेगा, बूंदी के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। बिल्कुल, बूंदी के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। क्या सोचते हैं आप, किस तरीके से उम्मीदों वाला बजट होना चाहिए? अभी राजस्थान और केंद्र में डबल इंजन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार हमारे यहाँ पर राज कर रही है। जैसा कि आपको सबको भी देते, बूंदी के सब लोगों को भी देते, कि यह ऐतिहासिक महत्व का एक पौराणिक शहर है, जिसको छोटी काशी भी कहा जाता है। इसका एक इतिहास में इसका एक अलग दर्जा है और पर्यटन की यहाँ अपूर्व संभावनाएं हैं। इतनी संभावनाएं आसपास के ज़िलों में नहीं है जितनी भरपूर संपदा हमारे को प्राकृतिक मिली हुई है। तो हमारा तो यही सुझाव है इस बजट में कि सबसे पहले तो जैसे हमारे को रामगढ़ विजदारी जो एक नई सेंचुरी हमको मिली है, इस सेंचुरी को भरपूर मात्रा में बजट का प्रावधान हो, सबसे महत्व आवश्यकता है। और वर्तमान में हमारे शुगर मिल भी केशवराय पाटन की जो एक रोजगार का साधन था वो बंद पड़ी है और प्रचुर मात्रा में बूंदी में लाइमस्टोन का खजाना है। इस पर आज दिन तक आज़ादी के बाद यहाँ एक सीमेंट की फैक्ट्री भी स्थापित नहीं हुई। अभी राइजिंग राजस्थान का एक आयोजन चल रहा है, उसमें सरकार को एमओयू करना चाहिए किसी बड़े उद्योगपति से कि यहाँ सीमेंट की एक फैक्ट्री खुले, उससे रोजगार मिल सके युवाओं को और बूंदी के लोगों को भी रोजगार मिले। तो इस तरह से बूंदी में जो पर्यटक की भरपूर व्यवस्था है पर उसको एक्सपेंशन नहीं मिल रहा बजट के अभाव में। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बता दूं, यहाँ पे गढ़ है, तारागढ़ प्रसिद्ध ऐतिहासिक गढ़ है, रानी जी की बावड़ी है और ऐसी अनेकों बावड़ियाँ हैं, अनेकों ऐसे स्थान हैं, गढ़ हैं, किले हैं जिनका संरक्षण किया जाना चाहिए, उनको बजट दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, बजट दिया जाना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप, बजट आ रहा है इसको लेकर? हमारा बूंदी शहर को प्रकृति ने तो अच्छी तरह से बहुत कुछ नवाजा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो समय समय पर जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि बने हैं उन्होंने यहाँ पे इस पे ध्यान नहीं दिया और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो प्राकृतिक सौंदर्य बूंदी का वो बिगड़ता जा रहा है। अब अभी यहाँ पे हर तरह से बूंदी भरपूर है। चावल का कटोरा, जैसे अभी बताया आपको, चावल का कटोरा है, खनिज पदार्थों की कमी नहीं है। ये पर्यटन के लिए सबसे पहली डिमांड तो है कि पर्यटन नगरी के रूप में बूंदी का विकास हो या बूंदी की घोषणा की जाए।
और ये शाही रेलगाड़ी को यहाँ पे रोका जाए और नए बाजार डेवलप किए जाए ताकि बूंदी का विस्तार और ये शहर के मध्य जो बस स्टैंड बना हुआ है इसको तुरंत प्रभाव से शिफ्ट किया जाए ताकि इन जगहों पे नए बाजार डेवलप हो। नगर परिषद की बिल्डिंग बन के तैयार है तो उसको भी शिफ्ट किया जाए, तो वहाँ भी नगर परिषद नए बाजार बन सकते हैं। पुरानी सब्जी मंडी है उसका 50% का कोई यूज नहीं हो रहा, वहाँ पे अटाले पड़े हुए हैं तो उसका भी अच्छे से बाजार बना सकते हैं। विजन लेके कोई बैठे तो अच्छा काम हो सकता है। विजन लेकर बैठे तो अच्छा काम हो सकता है। क्या सोचते हैं आप, किस तरीके से बूंदी का डेवलपमेंट हो या बजट में क्या उम्मीद है आपकी? जैसे कि इंडिया में और राजस्थान में जो बीजेपी की सरकार है तो डबल इंजन सरकार तो जिसे कहते हैं अपन, अब पहली समस्या ये है कि बजट का कहाँ से आना है और किन के लिए जाना है। अब जब दोनों ही चीज़ें आपके हाथ में, केंद्र में भी आपकी सरकार है और राजस्थान में भी है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर प्रचुर मात्रा में बजट आना चाहिए। क्योंकि राजस्थान में एक ये प्रश्नवाचक जो चिन्ह लगा हुआ था वो अब नहीं है। पहले कई बार राजस्थान का दुर्भाग्य रहा है कि गवर्नमेंट तो दूसरी है और राजस्थान में सरकार दूसरी होती है, तो पहला सवाल तो यही खत्म हो जाता है। तो विकास होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि प्राकृतिक जो छटा है बूंदी की, छोटी काशी जिसे अपन कहते हैं, तो ये कुएं बावड़ों का शहर है और ऐसी अपार संपदा यहाँ बनी हुई है जिसका संरक्षण अगर सही मायने में हो जाए तो मैं कहता हूँ कि ये एक ही टॉपिक ऐसा है जो पूरी बूंदी का उद्धार कर सकता है। क्योंकि पर्यटन का एक नक्शा जो आज से 50 साल पहले जब नज़र आता था, उसमें अगर अपन थोड़ा सा भी अगर अपन देखें तो अपन क्षणिक भी नहीं चल पाए हैं, उसमें 2 कदम भी अपन ने नहीं बढ़ाए हैं। तो इस तरह की सरकार कोई विजन लेके आए और दूसरे जो सेक्टर हैं जैसे हमारे औद्योगिक क्षेत्र हैं या और भी कोई विषय वस्तु वहाँ पर बजट दिया जाना चाहिए ताकि रोजगार मिले लोगों को और शहर का विकास हो। बिल्कुल, शहर का विकास हो। आप क्या सोचते हैं, आप किस तरीके से बजट होना चाहिए? युवाओं के लिए भी कुछ होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, युवाओं के लिए भी होना चाहिए। जैसा कि अपन जानते हैं कि बूंदी शहर एक बहुत छोटा शहर है और सब लोग गांव के ज़्यादातर लोग हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इस बजट में एक हाउसिंग बोर्ड टाइप में कॉलोनी डेवलप करनी चाहिए सरकार को, ताकि यहाँ के जो गरीब लोग हैं किराए के मकानों में रह रहे हैं, छोटी छोटी बस्तियों में रह रहे हैं, उनको मकान मिल सके। दूसरा, इस शहर की सफाई व्यवस्था के लिए पर्याप्त बजट होना चाहिए, क्योंकि अभी वर्तमान में जो संसाधन यहाँ पड़े हुए हैं उन संसाधनों का उपयोग भी नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण शहर की सफाई व्यवस्था चौपट हो रही है। तो बिल्कुल ये हमारे साथ तमाम बूंदी शहर के लोग मौजूद थे, व्यापारी वर्ग हो या फिर किसान वर्ग हो या पर्यटन सेक्टर से जुड़े लोग हो, इन सब ने बात की। इन्होंने अपने अपने मुद्दे जो है एनडीटीवी के सामने रखे और उन्होंने कहा कि जो आने वाला बजट होगा उन मुद्दों को शामिल किया जाए ताकि बूंदी को जो है एक पर्यटन नगरी के नाम से जाना जाता है, विकास पट पर जो है विश्व पटल पर इसका नाम हो और एक जो विशेष पैकेज है वो बूंदी को दिया जाए। बूंदी को धान का कटोरा भी कहा जाता है। बूंदी की शुगर मिल को यहाँ पर शुरू किया जाए, पर्यटन नगरी के लिए एक विशेष पैकेज दिया जाए ताकि बूंदी का जो है यहाँ पर विकास हो, तो बूंदी भी जो है यहाँ पर रोजगार के अवसर प्रदान हो सके। अब देखना ये होगा कि राजस्थान के बजट के पिटारे में बूंदी के लिए क्या कुछ निकल कर सामने आता है। एनडीटीवी इंडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम अली। खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।